स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत एक नए लेक्चर से कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, नए चैप्टर की शुरुआत तो नए लेक्चर से ही करेंगे। कोई बात नहीं बच्चों, एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं हम आज। और चैप्टर का नाम आप सब जानते ही हैं, केमिकल बॉन्डिंग। आप थंबनेल वंबनेल सबसे समझ गए होंगे। और केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसका जो पहला लेक्चर आप कह सकते हैं थोड़ा सा आपको लग सकता है ऑड है। दूसरा लेक्चर आपको ऐसा लग सकता है कि ऑड से मेरा कहने का मतलब आपको लग सकता है कि चीज़ें पुरानी हैं। लेकिन फ्रॉम थर्ड लेक्चर आप ऐसा कहेंगे कि यार ये सब कुछ तो नया है, जीवन बदल गया। जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में मेनली बात करेंगे। सेकंड लेक्चर में हम लोग कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे और वहीं से चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज हम लोग वहाँ पे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो कि आपने नहीं पढ़े हैं, सिग्मा पाई, उसके बाद हमारे पास अलग अलग थियरी आ जाएंगी जैसे VBT, VSEPR, MOT और उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और फिर ये हमारा चैप्टर खत्म। चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, एवरेज है। मेरा कहने का मतलब है, मतलब जितना टाइम हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में लगा उससे एक आध लेक्चर ऊपर ही लगेगा यहाँ पे। कहने का मतलब अल्टीमेटली ये है। चलो, अब केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात तो इस चैप्टर में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको बनाने को मिलेंगे, तो इसीलिए आप सारे स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे भी हम ज़्यादातर नोट्स को अपने हाथ से ही लिखने वाले हैं, क्योंकि फील उसी के साथ होगी इस चैप्टर में भी। सबसे पहली बात तो अगर हम बात करें कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो अट्रैक्शन between two atoms for the sake of stability and due to either transfer or शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बनना दो कारणवश, पहला या तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लें, दूसरा या तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें। लेकिन अगर दो लोगों में अट्रैक्शन फॉर्म हो गई है इन दो कारणों की वजह से, या तो उन्होंने एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, या तो उन्होंने एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए हैं, इस बॉन्ड को, इस अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। ऑब्वियसली बात है। अब केमिकल बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं। एक्चुअली केमिकल बॉन्ड तीन प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। पहला होता है आयनिक बॉन्ड, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। दूसरा है हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसमें से आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो हमें 11th क्लास में पढ़ना है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, ये हमें 12th में पढ़ना है। पूरा एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स नाम का, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। केमिस्ट्री में 6th 7th 8th या 9th चैप्टर, ऐसे नंबर वाइज याद नहीं मुझे, लेकिन फर्स्ट किताब में 2 पार्ट है केमिस्ट्री के, फर्स्ट किताब में चैप्टर है। पूरा का पूरा एक चैप्टर आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के ऊपर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर, तो वो तो अभी फ्यूचर है। लेकिन हमें इस चैप्टर के अंदर 2 टाइप के बॉन्ड्स पढ़ने हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। तो आज हम लोग शुरुआत जहां से कर रहे हैं वो है आयनिक बॉन्ड से। आयनिक बॉन्ड क्या होता है अगर आप लोग याद करें, तो आयनिक बॉन्ड होता है बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक तो इसकी परिभाषा ये है, एक परिभाषा इसकी क्या है,
ऐसा बॉन्ड जो फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन के एक जगह से दूसरी जगह जाने से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। एक डेफिनेशन तो ये है, एक डेफिनेशन ये भी है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, या थोड़ा और इलैबोरेट करें तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन सॉरी यार, तो कैटायंस और एनायंस के बीच में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, आई होप आपने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड किसी न किसी तरीके से पढ़ा हो, तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिला होगा। ऑल दो यहाँ पे हम पढ़ाएंगे एक शॉर्ट में, उसको निपटा देंगे यार, बहुत अंडररेटेड सा चैप्टर है वो चैप्टर इज़ लाइक जब कोई मोबाइल फ़ोन के साथ जो मैनुअल मिलता है ना पढ़ने के लिए इट इज़ लाइक दैट, कोई भी नहीं पढ़ता। ऐसे ही हमारा फर्स्ट चैप्टर, लेकिन हम पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है यार, वो पढ़ना ज़रूरी है, कुछ बातें उसमें बहुत अच्छी हैं। जैसे कि वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि दुनिया में कुछ 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं, उसमें से एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये दुनिया की सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स है। दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स मानी जाती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सेकेंड पे आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड पे आती है वीक न्यूक्लियर, फिर आती है ग्रेविटेशन, वो सब है। लेकिन दुनिया की सेकेंड आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हमारे पास आती है कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इतनी स्ट्रांग होती है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन कैटायन और एनायन, अभी मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ, लेकिन इसकी 2 परिभाषाएं हैं। पहला, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, और दूसरा कैटायन और एनायन के बीच में जो प्यार है, जो अट्रैक्शन है, उस प्यार को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, आयनिक बॉन्ड। अच्छा, अब इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जब भी मैं आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल लेता हूँ, मेरे दिमाग में हमेशा एक ही आंसर आता है, और वो आता है NaCl। ऑल तो बहुत सारे आयनिक कंपाउंड है, लेकिन मैं शुरुआत हमेशा NaCl से ही करवाता हूँ। अब Na की अगर बात कर लें तो Na के पास एक इलेक्ट्रॉन, लुईस डॉट स्ट्रक्चर 10th क्लास, Na के पास एक इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट शेल में जो है वो बैठा हुआ है, और Cl के पास 1 2 3 4 5 6 और शायद आपको याद होगा 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में बैठे हुए हैं। तो Na जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसको वो देना चाहता है, और Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन है वो लेना चाहता है। तो आप सब शायद जानते होंगे कि Na अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज बात करें तो Na is 281 एंड Cl is 287। तो अगर Na अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो भी खुश हो जाएगा, और Cl अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन उससे ले लेगा तो वो भी खुश हो जाएगा। ये 288 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, दोनों के आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे। लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसमें बनेगा Na+, जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर चार्ज प्लस आ जाता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से आ जाएगा Cl-। एंड आई होप आप सब जानते हो कि प्लस जो होता है वो माइनस को अट्रैक्ट कर लेता है। इनके बीच में एक इलेक्ट्रो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, और अट्रैक्ट करने के बाद ये बना देंगे NaCl। ऐसे और भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी मैं आपको, लेकिन इसको समझो पहले। दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड की 2 परिभाषाएं हो गई। पहला, बॉन्ड बिटवीन कैटायन एंड एनायन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन कैटायन एंड एनायन, और दूसरा बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इसका अगर एक और एग्जांपल लें, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम के पास अगेन आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 8 2, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में आप इसे डॉट से या क्रॉस से कैसे मर्जी दिखा लीजिए, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 2 6। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है काइंड ऑफ, और इसके पास 2 कम है। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। ऐसा करने पे इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, Ca+2, और O ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो -2, और ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और कैल्शियम ऑक्साइड बना देंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में बैलेंस हो। जैसे कि मैं बात करूँ, इसका फॉर्मूला मैं बाद में लिखूँगा, लेकिन मैं बात करता हूँ मान लो सोडियम और ऑक्सीजन की। गले को क्या हो गया एकदम से सोडियम और ऑक्सीजन की। अब सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन के पास हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, और एज अ रिजल्ट सोडियम पे चार्ज आ जाएगा प्लस और ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस। लेकिन
सोडियम तो स्टेबलाइज हो गया, ऑक्सीजन स्टेबलाइज नहीं हुआ। सोडियम तो खुश हो गया लेकिन ऑक्सीजन खुश नहीं हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन को तो अभी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो फिर कोई बात नहीं, एक और सोडियम आ जाएगा और एज अ रिजल्ट Na+ 2 सोडियम आ जाएंगे एक्चुअली, और एक ऑक्सीजन को खुश करने के लिए तो आ जाएगा Na2O। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंग ये लोग इलेक्ट्रॉन लेंगे और देंगे, और इससे जो बॉन्ड बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसे कहा जाता है आयनिक बॉन्ड, पहली बात। दूसरी बात, आयनिक बॉन्ड में जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो उनसे जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उन्हें आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब अगर मैं यहाँ पे नोट का पॉइंट लिख दूं पीले रंग से कि कंपाउंड्स having ionic bond are called ionic compounds. तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके बीच में कैटायन और एनायन के बीच में एक आयनिक बॉन्ड होगा, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग आयनिक कंपाउंड्स कहेंगे, पहली बात तो। ठीक है जी। अब अगर मैं यहां पे ऐसे बात करूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स का मतलब है जो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे ये Na2 हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, NaCl हो गया, इनकी क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं मतलब इनके पास क्या क्या आपको खास बात मिलेगी। सबसे पहली बात, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सबसे पहली बात तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब ये हमेशा क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। आपने अपने जीवन में कभी ना कभी नमक NaCl, क्या सवाल पूछता हूँ मैं भी यार, नमक तो देखा ही होगा, लेकिन और भी सॉल्ट शायद देखे हो, KNO3, Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये ज़्यादातर लोग आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म में यानी क्रिस्टल फॉर्म में मिलेंगे। ज़्यादातर क्या, लगभग सारे ही आपको क्रिस्टल फॉर्म में ही मिलेंगे। ठीक है जी, पहली बात तो। दूसरी बात तो ये हमेशा सॉलिड फॉर्म में हुए, क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दूसरी बात, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई क्यों होता है, इसका कारण है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अगर मैं आपको बोलूँ आप एक चम्मच में नमक लें और उसको अपने घर के चूल्हे पे स्टोव को ऑन करके गैस को जला के उस पर पिघलाने की कोशिश करें, तो क्या आपको लगता है आप अपने घर में नमक को पिघला पाओगे? आंसर इज़ नो। आंसर इज़ इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप घर में नमक को पिघला सको, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब न घर में नमक को पिघला सको मतलब घर के LPG गैस, हमारे सिलेंडर्स में, हमारे गैस पाइपलाइन में LPG आ रही है ना, उसको पिघला के, उसका मदद करके, उसकी यूज से आप नमक को नहीं पिघला सकते। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है यार, 1200, 1300, 1400, 1500 केल्विन, इसके ऊपर वाले भी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ये मेल्ट होते हैं। बॉयल तो आप छोड़ ही दो। तो इसीलिए क्यों, कारण क्या है? क्योंकि इनमें कैटायन और एनायन के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा, दे आर वाटर सॉल्युबल बट अल्कोहल इनसॉल्युबल। ये पानी में सॉल्युबल होते हैं लेकिन अल्कोहल में ये इनसॉल्युबल होते हैं। दे आर वाटर सॉल्युबल, ये पानी में तो घुल जाएंगे
लेकिन अल्कोहल में ये घुलेंगे नहीं, दे आर अल्कोहल इनसॉल्युबल। शायद आपको पता है 9th में आपने पढ़ा था, एक क्वेश्चन 9th में बड़ा फेमस रहता था, अगर आपको याद हो, कि अगर मैं आपको एक नमक और एक चीनी का मिक्सचर जो है वो आपस में मिक्स कर दिया है, गलती से आपने नमक और चीनी को मिक्स कर दिया है, तो आप उसे कैसे सेपरेट करेंगे अगर मैं आपसे पूछूं? तो आंसर होता था कि उसे अल्कोहल में डिज़ोल्व कर देंगे। अल्कोहल में जो शुगर है वो तो डिज़ोल्व हो जाएगी, लेकिन जो सॉल्ट है वो डिज़ोल्व नहीं होता है, और फिर आप उन्हें फ़िल्टर करके अलग कर सकते हो। तो आयनिक कंपाउंड्स इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, और वाटर सॉल्युबल होते हैं वाटर में, इनसॉल्युबल होते हैं अल्कोहल में। अब आपके मन में आ रहा होगा ऐसा क्यों? तो इसका आंसर आपको जल्द ही मिलेगा जब हम लोग पहुंचेंगे। एक कंसेप्ट यहाँ से उठा के दूसरा कंसेप्ट अगले चैप्टर उठा के दोनों को मिला के इसका आंसर है। और दो इसका सही आंसर आपको हाइड्रोजन चैप्टर में मिलेगा, जहाँ पे हम वाटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि वाटर बहुत पोलर होता है। अगर आपके स्कूल में कहीं पे चैप्टर हो गया तो शायद आपने वर्ड सुना हो जो कि इस चैप्टर का है कि वाटर पोलर होता है। तो एक्चुअली नमक या फिर आयनिक कंपाउंड्स सिर्फ वाटर में ही नहीं घुलते, ये दुनिया के हर पोलर सब्सटेंस में घुल जाते हैं। बट अभी आपको मतलब ही नहीं पता है मेरे रिस्पेक्ट से कि पोलर सब्सटेंस क्या होता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे आपको बताएंगे पोलर सब्सटेंस क्या है, और एक्चुअली आयनिक कंपाउंड सारे पोलर सब्सटेंसेस में, सारे पोलर सॉल्वेंट्स में घुल जाते हैं। ठीक है ना, चलो वो तो बात की बात है। इसके बाद फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप कह सकते हो कि इन सॉलिड स्टेट, ये हमने 10th में भी पढ़ रखी है, in solid state they are bad conductor of electricity, and in aqua state or molten state, and in aqua state or molten state they are good conductor। अब शायद आपको कारण पता ही है कि एक्वा स्टेट और मोल्टन स्टेट में आते ही, यानी जैसे आप इन्हें पानी में डाल दोगे या फिर आप इनको पिघला दोगे, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों बन जाते हैं? रीज़न भी क्योंकि पानी में डालने पे या फिर पिघलाने पे ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कैटायन और एनायन अलग अलग कर देते हैं। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इन वाटर, अगर पानी की बात की जाए तो भी NaCl टूट जाएगा और Na+ और Cl- बनाएगा। और अगर मैं इसको मेल्ट कर दूं, मोल्टन स्टेट की बात करूं, तो भी NaCl, एक एग्जांपल NaCl का ले रहा हूं, हर एक आयनिक कंपाउंड के साथ ऐसा होता है कि पानी में जाके या फिर पिघला दो, दोनों ही केस में ये पानी में जाके या फिर पिघला के, दोनों ही केसेस में ये आयंस देंगे आपको। और अगर ये आपको आयंस देंगे तो आयंस क्या होते हैं? आयंस बिजली के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। सोचो पानी के अंदर कैटायन और एनायन आ गया तो फिर क्या करेगा? वो कंडक्शन में, वो बिजली पास कराने में आपकी हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा। तो बेसिकली दिस इज दैट इज वाई आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होते हैं। आप सोचो सॉलिड स्टेट में बैठे, मैं हटाता हूँ ये, लेकिन सोचो सॉलिड स्टेट में बैठे हुए, Na के साथ Cl जकड़ के बैठा हुआ है, फिर उसके साथ Na जकड़ के बैठा हुआ है, फिर उसके साथ Cl जकड़ के बैठा हुआ है, फिर उसके साथ Cl जकड़ के बैठा हुआ, उसके साथ Na जकड़ के बैठा हुआ, उसके साथ Cl, ऐसे ही एक दूसरे को जकड़ के अकड़ के बैठे हुए हैं। तो आप इनको हिला नहीं सकते। छोटी मोटी बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब देख के यहाँ से हिलेंगे नहीं, और हिलेंगे नहीं तो फिर ये बिजली पास नहीं करवाएंगे। तो कहने का मतलब है, अगर हम सॉलिड स्टेट में बात करें तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वहीं अगर आप इन्हें पिघला दो या पानी में डाल दो तो ये बन जाएंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में कि कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। चलो आओ, कोवेलेंट बॉन्ड्स की अगर पहले बात करें, और जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे वो कोवेलेंट कंपाउंड हो जाएंगे। तो बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू atoms due to sharing of इलेक्ट्रॉन। देखो, जब एक के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन कम हो
तो जिसके पास ज़्यादा होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा जिसके पास कम है उसको, सिंपल है। इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है, सोचो जब दो लोग हैं उन दोनों के पास ही इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। आई होप आपको पता हो नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, मतलब उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब अगर दो नॉन मेटल एक दूसरे के सामने आके बैठ जाएं तो एक कहेगा तू दे इलेक्ट्रॉन, एक कहेगा तू दे, दोनों ही नहीं देंगे देखा जाए तो, दोनों नॉन मेटल हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उनके पास दी ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज शेयरिंग। फिर वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, उनके पास फिर एक ही ऑप्शन बच जाएगा और वो है इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करना। तो अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन्स को फिर क्या करेंगे, शेयर करेंगे। सुनते हैं दोबारा से, एग्जाम्पल लेता है और फिर समझते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान लेते हैं Cl2 में, अब Cl में 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। देखो ये सब आपके लिए नया तो है नहीं, तो ज़्यादा एफर्ट भी नहीं दे रहे हैं इसमें, क्योंकि ये हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एक एक बार तो समझना ज़रूरी है। अब Cl ये वाला कहता है मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दूंगा नहीं, मेरे को भी एक चाहिए। ये कहता है मैं भी नहीं दूंगा, मेरे को भी चाहिए। तो एज अ रिजल्ट ये जो बीच की राह निकालते हैं वो कहते हैं कि ठीक है ऐसा करते हैं, हमें एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और हम अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख देते हैं। और ऐसा करने पे तेरे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और मेरे पास भी 8 हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं शेयरिंग। और इससे Cl और Cl के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। एक्चुअली में ये ऐसा दिखेगा, Cl और Cl के बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं सिंगल। साथ ही साथ चलो ये भी पढ़ लेते हैं, इसे हम बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। अब वहीं पे अगर मैं आपको बोलूं ऑक्सीजन यानी कि O2, तो O2 में ऑक्सीजन के पास अगेन 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो इनके पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो ये अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स बीच में रख देते हैं। क्या ऐसा करते हैं, मैं भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता हूँ और तू भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। इससे क्या होगा भाई, इससे ये होगा कि तेरे पास भी 8 हो जाएंगे, मेरे पास भी। और जब कोई दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो उसके बीच में 2 कोवेलेंट बॉन्ड माने जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा ऐसा नहीं है कहीं आप गलत फहमी पाल लें कि ये कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा सेम एटम्स के बीच में ही बनता है, Cl Cl OO, ऐसा नहीं है। HCl में भी कोवेलेंट बॉन्ड है, CH4 मीथेन, ये सब आपने 10th में पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि सेम इन्हीं में कोवेलेंट बॉन्ड है, बस हम अभी एग्जाम्पल ऐसे ले रहे हैं। और ऐसे अगर मैं बात करूँ N2 की, तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये आपस में क्या करेंगे, ये भाई आपस में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल अब इन्होंने अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे। और एज अ रिजल्ट आप ऐसा कह सकते हो कि ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। इसको हम बोल देते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कूल है, ठीक है। अब अगर हम ऐसे बात करें कि क्या इसके और भी एग्जांपल है, बिकॉज अभी तो हमने ऐसे ही एग्जांपल दिए जो सेम लोगों से मिलकर बने हुए हैं। तो इसका एग्जांपल है HCl। अब H भी एक नॉन मेटल है और Cl भी एक नॉन मेटल है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन देंगे तो नहीं। तो ये क्या कहते हैं कि चल ऐसा करते हैं भाई कि हम आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। और अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे तो H के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, Cl के पास 8 हो गए और ये बन गया बच्चों HCl। ये फॉर्म हो गया HCl। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो है हमारे जीवन में चलेंगी। कूल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं लाइक CO2, तो CO2 में ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 6। इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 6, इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 6, इसको भी 2 चाहिए। तो ये अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ बीच में रख देंगे। और ऐसे ही इसके पास भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। तो ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रख देंगे। अब कार्बन को भी तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन इनके साथ शेयर कर लेगा। अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो ऐसा देखेंगे अगर आप तो सबके 8 पूरे हो गए।
लेकिन हुआ क्या कि कार्बन ने इसके साथ भी डबल बॉन्ड बना लिया और इसके साथ भी, तो ऐसे खेल को हम लोग बोल देंगे कि भैया ये कोवलेंट कंपाउंड जो हमारे फॉर्म हो गए। तो कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, शेयरिंग करके जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें कोवलेंट कंपाउंड्स कहा जाता है। अब कोवलेंट कंपाउंड्स में एटम्स ओवरलैप करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताना ही भूल गया कि हमें इस चैप्टर के अंदर जो आयनिक कंपाउंड है वो सिर्फ 10% पढ़ना है, बाकी 90% हमें कोवलेंट कंपाउंड्स पढ़ने हैं। जैसे आज हमने आयनिक कंपाउंड पढ़ा, फिर इस चैप्टर के एंड में थोड़ा सा 5 मिनट हम लोग आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे और फिर हमारा आयनिक कंपाउंड खत्म हो जाएगा। बस उतना ही आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना। मतलब कि आप कह सकते हो अगर हम ऐसे टॉपिक वाइज बात करें तो सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं हमारे पास आयनिक कंपाउंड के। एक तो आयनिक कंपाउंड खुद क्या है ये पढ़ना, और दूसरा आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड एक टॉपिक आता है लैटिस एनर्जी। उसके बाद आयनिक कंपाउंड है नहीं। ये जो मैंने आपको बताया था कि हम VBT, VSEPR, MOT, ये सारी थ्योरी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये वैलिड किसके लिए है? तो आंसर है ये वैलिड है, ये वैलिड है कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए, आयनिक के लिए नहीं। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में मेनली आयनिक कंपाउंड के बारे में बात नहीं करनी है। आप ऐसा कह सकते हैं इस चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग के बजाय कोवलेंट बॉन्डिंग भी रखा जा सकता था, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग, पहले बात तो ये हमने कुछ कंपाउंड बनाया, एक बड़ा सा कंपाउंड बनाते हैं, फिर मैं आपको कुछ कंपाउंड होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, जैसे कि एक बड़ा कंपाउंड से मेरा कहने का मतलब है एसिटिक एसिड, यानी कि CH3COOH। ट्राई मारोगे क्या? चलो ऐसा करो, ट्राई करो, ऐसा करो, चलो ये सही है। कुछ थे चांदी चमकाना चाहते नहीं, 1 मिनट बहुत होगा, ट्राई मारो जल्दी से, एसिटिक एसिड जल्दी से। कुछ करने आए तब पक्के फेम दे नाम लगे, जल्दी से। यहाँ गाने, कॉपीराइट इशू ना होता ना तो इस दौरान जो ब्रेक का टाइम होता है मैं गाने चला देता, कॉपीराइट आ जाता है यार। चलो कोई बात नहीं, आप बताओ बना लिया? आप सबको पता है अगर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर यानी कोवलेंट बॉन्डिंग बनानी है तो उससे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? उससे पहले आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। मतलब मेरे को तो, मतलब एक टीचर को तो बेसिक स्ट्रक्चर की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं आपके लिए इसको बना रहा हूँ ताकि आप इसको समझ पाओ। वैसे तो आपको ओरली पता ही होना चाहिए कि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होते हैं यहाँ, और इस वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O होता है और इसके साथ O और फिर H होता है। ठीक है ना। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, मैं ये हटा देता हूँ, आपको बस ये समझाने के लिए मैंने बनाया है, आपको समझाने, आप भी रफ में बनाए अगर एग्जाम में आए तो, ठीक है ना। बस यहाँ पे सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, ध्यान रखना यहाँ पे सिंगल है, बस यहाँ डबल है, बाकी सारे बॉन्ड जो है वो सिंगल है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करें बच्चों, तो यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन तो सिंगल सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, कुछ भी हो जाए। कार्बन के साथ यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे इनके डबल बॉन्ड है, और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो बाकी बचे हुए 4 वहीं रह जाएंगे। यहाँ पे भी इनका सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे भी इनका सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन बोला हमारा करो हमेशा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इसके बाद यहाँ बात करें तो ये हमारे पास कार्बन आ गया, फिर यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास कार्बन आ गया, ये हमारे पास ऑक्सीजन आ गया, ये हमारे पास ऑक्सीजन आ गया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे सामने तैयार होगा बच्चों। ठीक है जी, तो ये वाला जो लेक्चर है जहाँ पे हमने आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बात की, आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में बात की। आई होप अगर आप ये स्ट्रक्चर्स साथ साथ ड्रॉ कर रहे थे, साथ साथ बना रहे थे, तो आपको ये पूरा लेक्चर देखने में अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा तो लगा हो,
क्योंकि हम अपने ऑफलाइन में जब कराते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली इसको समझ के बनाने के लिए 1 घंटा तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए आज का लेक्चर जो है वो हम इतना ही रखेंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आयनिक और कोवेलेंट के बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको सोचना है घर पे कि एक एटम दूसरे एटम के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, डबल बनाता है, ट्रिपल बनाता है, लेकिन 4 क्यों नहीं बनाता, है ना। एक एटम दूसरे एटम के साथ मैक्सिमम 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, 4 क्यों नहीं, इसको सोचेंगे और इन स्ट्रक्चर्स को एक बार हाथ से खुद से बनाएंगे। फिर अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज और फिर आ जाएंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में। चैप्टर आज पहला लेक्चर, इसको ढंग से एक बार गो थ्रू कर लेंगे। थैंक यू सो मच। नोट्स बनाते रहें, मैं हर बार बोल रहा हूँ। थैंक यू।